स्वागत है दोस्तों आपका शेयर पैकेज एजुकेशन में। आज हम लोग को चैप्टर 7 का पार्ट सेकंड डिस्कस करना है। आइए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन है कि भारत के विदेश संबंधों में यूरोपीय संघ का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन इन इंडियन फॉरेन रिलेशंस। तो आइए समझते हैं इसमें कि भारत के फॉरेन रिलेशन में यूनाइटेड नेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसको आइए समझते हैं कि भारत ने यूरोपीय संघ के देशों के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रारंभ किया और इसके महत्वपूर्ण कारण है। पहला है आर्थिक क्षेत्र में सहयोग यानी कि कॉपरेशन इन इकोनॉमिक फील्ड। तो भारत ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में सहयोग की नीति प्रारंभ की, यानी कि इकोनॉमिक फील्ड में एक कॉपरेशन की नीति, यानी कि एक कॉपरेशन हो आर्थिक क्षेत्र में। इसके लिए पहल की भारत ने। इसलिए भारत चाहता है कि यूरोपीय संघ के साथ मिलकर आर्थिक क्षेत्र में आदान प्रदान की नीति अपनाई जाए और यूरोपीय देशों के उसके आर्थिक विकास का लाभ उठाया जाए, क्योंकि इस संघ में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक संपन्न देश है। तो चूंकि भारत उस वक्त बहुत करीब हुआ करता था और इसको आयात और निर्यात के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में आदान प्रदान की नीति अपनाई और जिसके कारण भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और भारत भी एक संपन्न देश की सूची में आ सके। इसलिए भारत ने जो यूरोपीय संघ है, चूँकि यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ का एक यूनियन होता है, तो उसके साथ ट्रेड करने की पहल की। चूँकि आइए एक बार इसको नज़र डालते हैं कि यूरोपियन यूनियन की क्या मतलब रहता है। यूरोपियन यूनियन एक कई सारी यूरोपीय कंट्रीज़ का एक समूह है जो बहुत ही रिच कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी खासी है। इन लोग के पास जो पर कैपिटल इनकम है बहुत ही ज़्यादा है। और आगे बढ़ते हैं, व्यापारिक सहयोग। भारत व्यापारिक दृष्टि से एक पिछड़ा देश है, इसलिए भारत ने व्यापारिक क्षेत्र में खुले दरवाजे की नीति अपनाई और वह यूरोपीय संघ के देशों के साथ पूंजी निवेश करने के लिए उत्साहित करना चाहता था। इसलिए भारत ने यूरोपीय संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। चूँकि ट्रेड कोऑपरेशन करना चाहता था भारत और एक ओपन ट्रेड एग्रीमेंट के चलते भारत चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहरी निवेशक हैं वो भारत में निवेश करें, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो और यहाँ पर देश हमारा ग्रोथ कर सके। क्योंकि कोई भी बाहर की कंपनी अगर कहीं भी निवेश करती है अपना, तो वहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है और वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ के आसपास के लोगों को और उनके वर्कर्स को रोजगार मिलता है, इन चीज़ें सीखने को मिलती है। इसी वजह से भारत चाहता था कि इन यूरोपीय कंट्रीज़ जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भारत में पूंजी निवेश करें। अगला है कश्मीर समस्या। भारत कश्मीर समस्या को यूरोपीय संघ के देशों के समक्ष वास्तविक रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। यूरोपीय संघ के सदस्य देश कश्मीर समस्या के संबंध में गलत धारणा से प्रभावित थे। भारत यूरोप के देशों के समक्ष इस बात को स्पष्ट करना चाहता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है। क्योंकि यूनियंस कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि भारत वहाँ पर जो है मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, वहाँ पर ज़्यादा विद्रोह कर रहा है, लोगों को मार रहा है, जनसंहार कर रहा है, जो कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। तो इसी धारणा को चेंज करना चाहता है भारत। इसी वजह से भारत ने यूरोपीय कंट्रीज़ को इन धारणा से हटाकर सही बात को रखने के लिए पहल की और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। आगे बढ़ते हैं, आतंकवाद। भारत यूरोपीय संघ के देश के साथ संबंध स्थापित कर भारत में पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद की वास्तविकता को प्रदर्शित करना चाहता है, क्योंकि यूरोपीय संघ के देश भारत में आतंकवाद को वास्तविक रूप में समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार इस बात को रखता है यूरोपियन यूनियन में और यहाँ पे ये समझाना चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को फैला रहा है, वो आतंकवाद को फंड प्रोवाइड करता है ताकि वह पाकिस्तान में अपनी गलत कार्रवाई कर सके। और ये इस चीज़ को समझाने के लिए भारत बार बार यूरोपियन यूनियन के आगे अपनी बातों को रखता है। अगला मानवाधिकार। भारत के विरोधी देशों ने यह प्रचार कर रखा है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार का हनन कर रहा है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। इसलिए भारत चाहता है कि वह यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंध स्थापित करके पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में मानवाधिकार के हनन का वास्तविकता को उजागर कर सके। तो जैसा मैंने पहले बताया कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को लगता है कि भारत वहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, वहाँ पर नरसंहार कर रहा है, लोगों को मारता है, रेप करता है और वहाँ पे घरों को उजाड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ पे आतंकवाद जो है वो इतना ज़्यादा प्रबल है, वो ये सब करते हैं और पाकिस्तान झूठे प्रोपेगेंडा करके यूरोपियन यूनियन में भारत को जिम्मेदार बताता है। क्योंकि बायस्ड हुई हैं वहाँ की कंट्रीज़, तो ये ऐसा जानकर भी अनजान बनना
या जो भी है वो इस तरह से ट्रीट करती हैं कि भारत ही मानवाधिकार का हनन कर रहा है। लेकिन अब धीरे-धीरे देश भारत जो है इस चीज़ को, सच को सामने ला रहा है। अगला है परमाणु नीति। भारत ने जब 1998 में परमाणु नीति परीक्षण किया तो यूरोपियन संघ के देश को इसकी निंदा की। भारत इस बात को स्पष्ट करना चाहता था कि जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन आदि जैसे देशों के पास परमाणु शक्ति है, तब भारत के पास परमाणु शक्ति को क्यों रोका जा रहा है, उसकी निंदा क्यों की जा रही है और भारत पर परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव क्यों डाला जा रहा है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए भारत हमेशा से यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहता था। जब हम सही हैं, हम सही कार्य के लिए कर रहे हैं और इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ के पास परमाणु शक्ति संपन्न है, तो हम भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को कैरी करते हैं, वर्ल्ड के सेकंड नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन के मायने में, तो हमारे पास क्यों ना हो परमाणु शक्ति। तो इन सब के कारण भारत यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध रखना चाहता था और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन इम्पोर्टेंस रखती है इस केस में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच मुख्य आर्थिक मतभेद। व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन यूरोपियन यूनियन। अब क्या इकोनॉमिक डिफरेंसेस आते हैं, क्या आर्थिक मतभेद हैं, इनको आइए समझते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच व्यापार और औद्योगिक संबंध तो कायम हो गए हैं, परंतु यूरोपीय संघ के देश के साथ भारत के निम्नलिखित आर्थिक मतभेद हैं। भारत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात यूरोपीय संघ के देशों को करता है, परंतु यूरोपीय संघ ऊंची मात्रा में सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध लगाकर भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे भारत को निम्नलिखित आपत्तियां हैं। क्योंकि भारत तो एक्सपोर्ट तो करता है, लेकिन वहाँ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भारत के वस्तुओं को वहाँ पर इस तरह से ट्रीट करते हैं। अब जब आपकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी तो कोई भी व्यक्ति वहाँ महंगा सामान खरीदने से परहेज करेगा। इस वजह से उतना प्रॉपर वहाँ पर जो डिमांड है इंडियन वस्तुओं की, वो वहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं यूरोपियन यूनियन, इस वजह से मतभेद है भारत और इनके बीच। तो आइए समझते हैं कि पहली क्या आपत्ति है। पहला इसमें बताया गया है कि यूरोपीय संघ भारत के सामने सामानों पर गैर सीमा शुल्क लगाकर संरक्षणवाद को श्रेय देता है, जिसके चलते भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच मतभेद है। यानी कि तो जो वहाँ पर जो भारत की जो वस्तुएं हैं उन पर गैर सीमा शुल्क लगाकर वहाँ पर संरक्षणवाद को श्रेय देता है। यानी कि जो वहाँ के उनके खुद के जो व्यापारी हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेज देकर भारत की जो वस्तुएं हैं उनको कम प्रिविलेज दी जाती है, हाई एक्साइज ड्यूटी लगाकर। अगला है यूरोपीय संघ के देश स्वस्थ, स्वच्छता, पर्यावरण संबंधी मानकों को अपनाकर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसके कारण भारत और यूरोपीय संघ के बीच मतभेद है। क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के कारण भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे एक मैटर चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कि कम से कम कंट्रीज़ को ये चीज़ बताया जाए कि वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें, क्योंकि इतने सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से कंट्रीज़ इस पर प्रतिबंध लगा रही हैं, उन कंट्रीज़ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। अब कोई भी डेवलपिंग कंट्री होगी, उसके यहाँ फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश होंगी, तो जायज़ सी बात है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वेस्टेज निकलेंगे, क्योंकि उसको हर दिन आयात निर्यात करना है और अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसान पहुंच रहा है, ये चीज़, ये कंसर्न। इसी वजह से जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं वो इस तरह का प्रतिबंध लगाकर भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और यही मतभेद भारत और यूरोपियन संघ के देशों के बीच खड़ा हो गया है। अगला है यूरोपीय संघ भारत के सामानों पर तकनीकी दोष लगाकर उसकी खरीद कम कीमत पर करता है, इससे भारत को आर्थिक क्षति होती है। तो जो तकनीकी दोष लगाकर, यानी कि भारत के जो सामान हैं कहते हैं कि ये उतनी सही नहीं है, उतनी बेटर क्वालिटी की नहीं है, इस वजह से जो उसकी खरीद कीमत है, जितने प्रॉपर में इसको खरीदा जाना चाहिए उससे कम कीमत पर खरीद कर भारत को आर्थिक क्षति देता है। अगला है यूरोपीय संघ के देश बाल श्रम और पर्यावरण संबंधी आरोप लगाकर वस्तुओं को लेने से अस्वीकार कर देते हैं, इससे भारत क्षति होती है। भारत यूरोपीय संघ जो होता है वो भारत को बाल श्रम यानी कि जो चाइल्ड लेबर्स है उसका आरोप लगाते हैं कि भारत की ज़्यादा मात्रा में भारी मात्रा में चाइल्ड लेबर्स होती हैं। इसी वजह से यहाँ के जो गुड्स हैं, यहाँ के सामान हैं, उनको खरीदने से मना कर देते हैं। अगला है यूरोपीय संघ के देश भारत पर एंटी डंपिंग का प्रावधान लगाकर भारत को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे भारतीय संघ के साथ मतभेद है।
एंटी डंपिंग यानी कि जो वेस्टेज होते हैं, जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, वो गैर तरीके से यानी कि एक सिस्टमैटिक रूप में नहीं उनको डंप किया जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ पे डाइवर्सिटी को, वहाँ पे फ्लोरा एंड फाना को, वहाँ के लोगों को। तो इसी वजह से एंटी डंपिंग लॉ लगाकर, प्रावधान लगाकर भारत क्षति पहुँचाई जा रही है और इस संबंध में भारत से मतभेद है यूरोपियन यूनियन का। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यूरोपीय संघ और भारत के बीच राजनीतिक मतभेदों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखे, अब आइए पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच भले ही सहयोगात्मक नीति जारी है और आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में भारत सहभागिता निभा रहा है, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में यानी पॉलिटिकल एरिया में यूरोपीय संघ और भारत के बीच विभिन्न प्रश्नों पर मतभेद हैं, जो निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया। पहला है कश्मीर समस्या। यूरोपीय संघ के देश इस बात को मानते हैं कि दक्षिणी एशिया की समस्या का समाधान अमेरिका का उत्तरदायित्व है और ब्रिटेन और अमेरिका ने कश्मीर समस्या को उत्पन्न किया है, इसलिए इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यूरोपीय संघ कश्मीर को भारत अथवा पाकिस्तान का अंग नहीं मानता है, वह इसे विवादित क्षेत्र के रूप में देखता है। तो ये लोग अपने जिम्मेदारी उठा रखे हैं कि जो भी दक्षिणी एशिया की समस्या है यानी कि साउथ एशिया की जो भी समस्या है उसका समाधान अमेरिका की जिम्मेदारी है। तो इसी वजह से ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो कश्मीरी को समस्या को उत्पन्न कर रखे हैं, उसको इतना ज़्यादा देर तक पेंडिंग कर रखे हैं, उसको इतना ज़्यादा गंभीर बना रखे हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ जो है वो कश्मीर के मामले को भारत और पाकिस्तान का अंग नहीं मानते हैं, वो उसको विवादित क्षेत्र मानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नरसंहार होते हैं, यहाँ लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता है और इसी वजह से वो उसको एक डिस्प्यूट के एरिया की तरह देखते हैं और इस वजह से वहाँ पे यूरोपीय संघ के ऑफिसर्स वहाँ हमेशा रहते हैं और इस चीज़ पर नज़र बनाए रखते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल डिफरेंस आ जाता है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से कि इंडिया चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो कश्मीर का मामला है उसको हल होना चाहिए और पीओके में इंडिया का कब्जा होना चाहिए, और जो कि सही है, लेकिन ये लोग इस चीज़ को एक डिस्प्यूट के तौर पर देखते हैं। अगला है आतंकवाद की समस्या। यूरोपीय संघ का मानना है कि आतंकवाद की समस्या एक विकट समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए, परंतु पूर्ण रूपेण इसके लिए पाकिस्तान को जवाबदेही नहीं मानता है। वो उसका विचार है कि इस समस्या का समाधान दोनों देशों के संयुक्त प्रयास से होना चाहिए। वो आतंकवाद की समस्या पे तो कंसर्न है, लेकिन आतंकवाद को पाकिस्तान से अलग देखता है और इस वजह से वो और ये चाहता है कि दोनों देशों को एक जॉइंट एफर्ट करके दोनों कंट्रीज़ को इस पे विचार करके इसको हल करना चाहिए। यानी वह इस बात को मानने से तैयार नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को श्रेय देता है और इंडिया अलग अलग तरह से बार बार यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को प्रूफ करता रहा है और ये प्रूफ करने की कोशिश करता रहा है कि बार बार पाकिस्तान आतंकवाद को श्रेय देता है। अब ये बताइए, जो अमेरिका जिसके इशारों पे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ काम करती हैं, वो अपना हथियार बेचने के लिए ज़्यादा सही समझेगा कि वहाँ पर डिस्प्यूट सही करने में। तो वो अगर इस लोग जितना डिस्प्यूट में रहेंगे उतना हथियार जाएगा अमेरिका का, उतना बिजनेस बढ़ेगा और इतनी ज़्यादा ये लोग उलझे रहेंगे, जितना ज़्यादा वहाँ पे विवाद होगा, विद्रोह होगा, उतना प्रॉफिटेबल होगा अमेरिका के लिए। तो यही कारण है कि इसको हल भी नहीं करना चाहते हैं ये लोग इतने आसानी से। अगला ये क्वेश्चन समझते हैं, मानवाधिकार की समस्या यानी ह्यूमन राइट प्रॉब्लम। यूरोपीय संघ के देशों में पाकिस्तान के अत्यधिक दुष्प्रचार के कारण यह भावना फैली हुई है कि कश्मीर में भारत मानवाधिकार का हनन कर रहा है। संघ का मानना है कि आतंकवाद की समस्या का समाधान मानवाधिकार का हनन के द्वारा नहीं वरन सोच समझ और उचित ढंग से होना चाहिए। अब बताइए, वहाँ के लोग, यूरोपियन यूनियन के लोग ये मानते हैं कि भारत जो है वहाँ पर मानवाधिकार का हनन कर रहा है, और जबकि इसका ठीक उलट परिस्थिति है। वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा कितने सारे अत्याचार होते हैं, आए दिन दो आतंकवादी, जिस दिन आतंकवादी आते हैं लोगों को मार के चले जाते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो भाजपा का नेता हो। लेकिन यूरोपियन यूनियन को लगता है कि भारत वहाँ पे मानवाधिकार का हनन कर रहा है, जबकि परिस्थिति ठीक इससे उलट है। तो ये एक पॉलिटिकल इशू है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। अगला है परमाणु समस्या। यूरोपीय संघ चाहता है कि परमाणु अस्त्र शस्त्र का निषेध किया जाए। भारत को परमाणु अप्रसार निषेध संधि पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए, जबकि 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो इस देश ने भारत की कड़ी आलोचना की, परंतु जापान अमेरिका की भांति भारत पर प्रतिबंध लागू नहीं किया। तो मैटर यहाँ पर यह है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि परमाणु प्रसार हो
और ये बार-बार चाहते थे कि भारत को परमाणु अप्रसार संधि यानी कि न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी पर सिग्नेचर करवा लिया जाए, ताकि भारत परमाणु प्रशिक्षण ना कर पाए और न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बन पाए। लेकिन भारत ने 1998 में न्यूक्लियर परीक्षण किया और न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बन गया। तो इन लोगों ने भारत की काफ़ी आलोचना की, भारत के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन उस तरह से प्रतिबंध भारत पर लागू नहीं किया, और जितना भी प्रतिबंध लागू किया था कुछ साल बाद उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया। यूरोपीय संघ के देश समूह 8 यानी कि ग्रुप 8, जिसे हम G8 कंट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले G8 कंट्रीज थी, बाद में 2014 में रशिया को इससे अलग कर दिया गया था और अब ये G7 कंट्रीज हो गई हैं। ये बेसिकली फ्री और फेयर ट्रेड पर ये लोग बल देती हैं, ताकि मुक्त और एक निष्पक्ष व्यापार हो सके दो कंट्रीज़ के बीच, व्यापार में कोई दिक्कत ना हो, इस पे ये लोग फोर्स करती हैं। इसी वजह से G8 कंट्रीज़ का बनाया गया, और ये बायो के लिए इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंटल इश्यूज से भी डील करती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमाणु मसले पर उन्होंने सुरक्षा परिषद का साथ दिया। तो यूरोपीय संघ के देश जो समूह 8 के सदस्य हैं यानी कि G8 जो कंट्रीज़ थी, इसी वजह से उन्होंने परमाणु मसले पर सुरक्षा परिषद का साथ दिया, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका उन्होंने साथ दिया। इन देशों का विचार है कि आज के युग में वैश्वीकरण का युग है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का एरा है। किसी भी देश की घटना पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है, यानी कि ये सब एक तरह से ट्रेड से आपस में सब बंधे हुए हैं। अगर कोई भी एक कंट्री अगर डिस्टर्ब होती है तो उससे सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी कंट्रियाज रहें। इसलिए परमाणु अस्त्रों का समाप्त करके मानव जाति के उत्थान और आर्थिक प्रगति के लिए शांतिपूर्ण वातावरण से लोग विशेष महत्व देती हैं, कि सब लोग भली भांति शांति से रहें, कोई ज़्यादा परमाणु अस्त्र प्रसार ना करे और अपना न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बने, क्योंकि अगर गलत हाथों में चला गया न्यूक्लियर पावर तो फिर काफ़ी ज़्यादा तबाही हो सकती है और सारी कंट्रियाँ इससे प्रभावित हो सकती हैं। जैसा कि आज के समय आप रशिया और यूक्रेन के वॉर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वीट की शॉर्टेज है वो पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है। अगला है, इसलिए परमाणु अस्त्र शस्त्रों का निषेध किया जाना चाहिए। इस तरह से ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच भारत की विदेश नीति, कश्मीर समस्या, परमाणु समस्या, आतंकवाद की समस्या, इन पर गहरा मतभेद है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो पॉलिटिकल इशू हैं। भारत यूरोपीय संबंध का मुख्य सीमाएं क्या हैं? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इंडियन एंड EU रिलेशनशिप? आइए इनको समझते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं दोनों की संबंधों के बीच। आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप उभरे नए अवसरों तथा एशिया देशों के साथ नए रिश्ते कायम करने की यूरोपीय संघ की इच्छा के कारण 1990 के दशक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक आदान प्रदान काफ़ी बढ़ गया। तो यूरोपियन यूनियन चाहता था कि अच्छे खासे ट्रेड बढ़े तो एशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। तो इसी वजह से 1998 के दशक में भारत के साथ उन्होंने व्यापारिक आदान प्रदान काफ़ी बढ़ा लिया। अगला, यूरोपीय संघ इस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था, सीधे पूंजी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था, विकास सहायता का प्रमुख अंशदाता था, प्रौद्योगिकी प्रदान करने का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बावजूद यह तथ्य एकदम स्पष्ट है कि यूरोपीय समुदाय के लिए भारत का उतना महत्व नहीं है जितना कि भारत के लिए यूरोपीय संघ का है। यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक विभिन्न मसले या विभिन्न आर्थिक सीमाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन इज करंटली एन इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसके बावजूद कुछ लिमिटेशंस हैं दोनों के बीच, यानी एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर है, एक डिप्लॉयमेंट कंट्रीब्यूटर भी है, एक सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान करने का। लेकिन इसके बावजूद कुछ इकोनॉमिक लिमिटेशंस हैं ट्रेड के ऊपर। आइए समझते हैं भारत की क्या इनकी आर्थिक सीमाएं हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। पहला तत्व के रूप में ये कहा जा सकता है कि भारत और यूरोपीय संघ के व्यापारिक संबंध सामान्य नहीं हैं, क्योंकि संघ के देश संपन्न हैं, अधिक पूंजी निवेश भारत में कर रहे हैं। भारत उनकी तुलना में कम पूंजी निवेश कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ में देश का आयतन हिस्सा केवल 1% है, जिस कारण इसकी शक्ति की तुलना एक कमज़ोर पड़ जाता है। बिकॉज इंडियाज इम्पोर्ट शेयर इन यूरोपियन यूनियन इज ओनली 1%, यानी कि जितना भारत शेयर करता है
इंपोर्ट शेयर करता है यूरोपियन यूनियन में, वो खाली 1% के बराबर है। इसी वजह से इतनी वैल्यू नहीं है इंडिया की यूरोपियन यूनियन की नज़रों में जितना कि भारत की नज़रों में यूरोपियन यूनियन की है। अगला समझते हैं। भारत के साथ दूसरी कठिनाई यह है कि भारतीय यूरोपीय संघ के देश को पूंजी निवेश के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं कर पा रहा है। दुख की बात यह है कि यूरोपीय संघ के देश विश्व में जितने प्रतिशत पूंजी का निवेश कर रहे हैं उसका 1% भाग ही भारत में निवेश होता है। तो दूसरी डिफिकल्टी ये है कि नॉट एबल टू फुल्ली अट्रैक्ट यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है भारत यूरोपियन यूनियन को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसलिए मोदी जी बार बार जाते हैं वहाँ पर, अलग अलग कंपनियों से आग्रह करते हैं कि भारत में आकर प्लांट लगाएं। आग्रह करने पर ही एप्पल की नई प्लांट्स भारत में लगे, फेसबुक को ही बार बार चाहते हैं और अलग अलग कंपनीज को बार बार मोदी जी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि हमारे यहाँ रोजगार सृजित हो और काफ़ी भारत एक्सप्लोर कर पाए अपनी इकोनॉमी में। आगे बढ़ते हैं। भारत यूरोपीय संघ के देश के बाजार का लाभ उठाने में अब तक सफल नहीं हो पाया है क्योंकि इसके निर्यात का 70% भाग केवल 4 सदस्य देश इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और बेल्जियम तक ही सीमित है। इंडिया इज नॉट able to take advantage of the markets of European Union countries as 70% of its exports are confined to only 4 members कंट्रीज, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और बेल्जियम। यानी कि अभी पूरी तरह से जो मार्केट है यूरोपियन यूनियन का उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है इंडिया, क्योंकि जो 70% माल है वो खाली 4 कंट्रीज़ के बीच ही सीमित रह जाता है, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और बेल्जियम। इसी वजह से जो पूरी तरीके से जो लाभ मिलना चाहिए भारत को वो नहीं मिल पा रहा है। अगला बढ़ते हैं। भारत से यूरोपीय संघ के देश की सामान्यतः मानव जीवन के दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़ा, वस्त्र, चमड़ा, मोतियाँ से निर्मित वस्तुएं ही निर्यात की जाती हैं। यानी जो बेसिक नीड्स हैं डे टू डे लाइफ की वही बस निर्यात कर पाता है, जिसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है इंडिया को। इस मायने में प्रॉफिट होना चाहिए, जैसे कि कपड़ा, वस्त्र, चमड़ा, मोतियाँ इन सब का ही खाली होता है। जबकि आप उनकी कंट्रीज़ को देखें तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, इन सब का वो लोग निर्यात करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जिसमें भारी मात्रा में प्रॉफिट होता है। तो यही कुछ इकोनॉमिक्स लिमिटेशंस थी ईयू और इंडिया के रिलेशन स्पीच। इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त होता है। पसंद आए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।